कैंडिड अमन, कहानियों का स्मगलर। जागृति और निवान के साथ बिता रहे उन स्वीट मोमेंट्स के बीच आर्यमन का इंतजार हुआ पूरा और उस आदमी को आया होश, जिसके बाद आर्यमन आ पहुंचा उस आदमी के पास। हर तरह से मजबूर करने के बाद आखिर उस इंसान ने खोल ही दी अपनी जुबान। उस शख्स के मुंह से निकले नाम को सुनकर हैरान हो गया आर्यमन। इधर वीर ने प्रपोज किया परिधि को, लेकिन परिधि का जवाब सुनना अभी वीर के लिए बाकी था। जागृति ने दिया आर्यमन का साथ और अपनी ही सोच में उलझा आर्यमन खोज रहा है आगे के रास्ते। तो आखिर क्या हो रहा है कहानी के इस भाग में, आइए सुनते हैं। लेकिन आपने अभी तक अगर हमारे चैनल कैंडिड अमन को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ यार जल्दी से जाओ, सब्सक्राइब करो, बेल बटन भी प्रेस कर देना, क्योंकि हमारी कहानी जैसे ही अपलोड होगी आपके पास नोटिफिकेशन आ जाएगा। बस अपना प्यार ऐसे ही हमें देते रहिए। चलिए बढ़ते हैं कहानी में आगे की ओर। जागृति काफ़ी देर तक निवान के साथ बातें कर रही थी। समय तो जैसे थम सा गया था जागृति के लिए। आर्यमन भी उसी तरह दोनों के साथ बैठा हुआ उनकी बातें सुन रहा था जब आर्यमन के रूम का डोर नॉक हुआ। आर्यमन को अंदेशा था कि शायद उस आदमी को होश आ चुका है। आर्यमन फौरन तेज कदमों से अपने रूम के डोर की तरफ बढ़ा और उसने डोर खोल दिया। सामने उस आदमी का केयरटेकर खड़ा था। आर्यमन ने उस आदमी के बोलने से पहले ही उससे पूछा, उसे होश आ गया क्या? सामने वाले शख्स ने सिर्फ हाँ में सर हिलाकर जवाब दिया, जिसके बाद आर्यमन उस शख्स के साथ रूम की तरफ अब बढ़ चुका था। जागृति अभी भी निवान के साथ बातें करने में पूरी तरह से बिजी थी। आर्यमन उस शख्स के रूम के दरवाजे पर पहुंचा तो उसने देखा कि वो शख्स बेड से रस्सियों के सहारे बंधा खुलने के लिए छटपटा रहा था, लेकिन आर्यमन के आदमी ने उसे कसकर बेड से बांधा हुआ था। आर्यमन तेज कदमों से उसके बेड के नजदीक आया और उसने झुकते हुए उस आदमी से पूछा, तो नींद पूरी हो गई तुम्हारे यहाँ? सामने बेड से बंधा शख्स आर्यमन को बहुत अच्छे से जानता था। उसने आर्यमन की जान लेने की कोशिश की थी, जिसके साथ ही उसने जागृति को भी अपना निशाना बनाया था। इस समय आर्यमन को अपनी नजरों के सामने देखकर उस शख्स की हालत बहुत ज्यादा खराब थी। वो आदमी अच्छे से जानता था कि आर्यमन उसे छोड़ने वाला तो नहीं है। शायद यही वजह थी कि वो खुद नुकसान पहुंचाना चाहता था। आर्यमन के शब्दों के अपने कान में पड़ते ही उस शख्स की छटपटाहट और बढ़ चुकी थी। आर्यमन के चेहरे के एक्सप्रेशन इस समय और भी ज्यादा इंटेंस हो चुके थे। आर्यमन ने उस शख्स को धमकाते हुए कहा, मेरी कैद में मौत भी तुझे मुझसे पूछे बिना नहीं छू सकती। हाँ, तुम्हें क्या लगा था आर्यमन मल्होत्रा के ऊपर हमला करके तुम इतनी आसानी से बच जाओगे? तुम्हें मैंने जिंदा रखा है और मुझे जानना है कि उस हमले के पीछे किसका हाथ था। कौन है तुम्हारा बॉस? आई वॉन्ट टू नो एवरीथिंग। अब जल्दी से अपना मुंह खोलो और बोलना शुरू करो। उस आदमी ने घबराते हुए आर्यमन को जवाब दिया, प्लीज प्लीज सर, मुझे छोड़ दीजिए। मैंने जो कुछ भी किया मुझे उसके लिए ऑर्डर मिला था। मैंने उस शख्स को सामने से नहीं देखा। प्लीज प्लीज मुझे छोड़ दीजिए। उस शख्स के ड्रामे देखकर अब आर्यमन को गुस्सा आने लगा था। आर्यमन ने झल्लाते हुए कहा, इनफ इज इनफ। बहुत लंबा इंतजार करवाया है तुमने मुझे, और मैंने तुम्हारी ये बकवास सुनने के लिए इंतजार नहीं किया है। चुपचाप मुझे सच बताओ, वरना सच उगलवाने के मेरे पास और भी बहुत सारे रास्ते हैं। आर्यमन ने धमकाते हुए अपने एक पांव को उस शख्स के सीने पर जमा दिया। बेड पर लेटा हुआ शख्स पहले से ही मजबूती से बेड से बंधा हुआ था। उसके लिए 1 इंच भी हिल पाना मुमकिन नहीं था। जब आर्यमन ने उस शख्स की जुबान खुलते हुए नहीं देखी तो उसने अपने पांव का प्रेशर उस शख्स के सीने पर और भी ज्यादा बढ़ा दिया। आर्यमन के पांव में पहने हुए लेदर बूट्स उस शख्स को अपने सीने में धंसते हुए अब महसूस हो रहे थे, जिसकी वजह से उसे अपनी सांसें थमती हुई महसूस हो रही थी। लेकिन बावजूद इसके वो शख्स अपनी जुबान खोलने के लिए तैयार नहीं था। आर्यमन ने अपने एक आदमी से कहा, जाओ जाओ और जाकर चाकू लेकर आओ। आर्यमन के उस आदमी ने आर्यमन से पूछा, बॉस चाकू? आर्यमन ने भी पूरे कठोर अंदाज में जवाब दिया, हाँ चाकू, क्योंकि मुझे इसकी आंखें निकालनी है। इसकी जुबान काट कर तो मेरा काम नहीं चलेगा ना, इसीलिए शुरुआत आंखों से ही करनी पड़ेगी।
जितनी बार मेरे कहने पर यह मुंह खोलने से इनकार करेगा, उतनी बार एक एक करते हुए अपने हाथों की उंगलियां गंवाता जाएगा। बहुत टाइम वेस्ट हो चुका है मेरा, इसकी तो मैं तड़पा तड़पा कर जान लूंगा। आर्यमन की इन वहशत भरी बातों से बेड से बंधा वो शख्स अब घबराने लगा था। इधर आर्यमन का वो आदमी वहां से सीधे चाकू लेने के लिए जा चुका था। आर्यमन अभी भी उसी तरह उस आदमी के सीने पर अपने पांव जमाए खड़ा था। आर्यमन ने सख्त लहजे में बेड से बंधे उस आदमी से कहा, अभी तुम्हें अंदाजा भी नहीं है कि तुमने किसके परिवार पर हाथ डालने की कोशिश की है, और जिसकी वफादारी तुम कर रहे हो ना, उसे तो ये भी मालूम नहीं है कि तुम जिंदा भी हो या नहीं। उसे इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन मानना पड़ेगा तुम्हारी ईमानदारी का, जो तुम अभी भी उसे निभा रहे हो, वो भी अपनी जान की कीमत पर। आर्यमन की इन बातों के दौरान उसका वो आदमी एक बड़ा सा चॉपिंग नाइफ ले आया था। उस आदमी ने वो चॉपिंग नाइफ आर्यमन के हाथ में थमा दिया। आर्यमन की आंखें अब पहले से ज्यादा इंटेंस हो चुकी थी। आर्यमन बेड से बंधे उस आदमी के ऊपर झुका और उसने चाकू उस शख्स की ओर बढ़ाना शुरू किया। बेड से बंधा वो शख्स अब तक पसीने से बुरी तरह से नहा चुका था। उसके हलक से तो आवाज भी नहीं निकल रही थी। इससे पहले कि आर्यमन का चाकू उसकी आंखों की पुतलियों को छू भी पाता, उस शख्स ने तोते की तरह बोलना शुरू कर दिया। मैं आपको सच बताता हूं, आर्यमन ने हंसते हुए उस शख्स से कहा। ये हुई ना बात, कब से मुझे तुमने तंग किया हुआ था। पहले बोल दिया होता तो मेरी इतनी एनर्जी वेस्ट नहीं होती। एनीवेज, बताओ मुझे कौन है वो आदमी जिसके कहने पर तुमने ये सब किया। बेड से बंधे उस आदमी ने अब आर्यमन को उस हादसे से जुड़ी एक एक डिटेल बतानी शुरू की, जिसे सुनकर आर्यमन पूरी तरह से हैरान हो चुका था। उसके चेहरे की हवाइयां उड़ चुकी थी। इधर आर्यमन के घर में वीर अपने ऑफिस के लिए रेडी हो रहा था। वीर ने इस दौरान अपने भाई आर्यमन को कॉल करने की सोची। वीर मिरर के सामने खड़ा हुआ रेडी हो रहा था जब उसने अपने भाई आर्यमन को स्पीकर पर फोन लेते हुए कॉल लगाया। वीर के फोन की पूरी बेल बजने के बाद भी आर्यमन ने उसका फोन नहीं उठाया। वीर को यह बात बहुत अटपटी लगी, लेकिन उसने ज्यादा दिमाग ना लगाते हुए एक बार फिर से आर्यमन को कॉल लगा दिया। आर्यमन ने इस बार भी अपने भाई वीर का कॉल नहीं उठाया। वीर सोच में गुम था कि तभी उसके रूम का डोर नॉक हुआ। वीर ने पीछे पलटकर देखा तो वहां परिधि खड़ी थी। परिधि ने एक सिंपल टर्किश ब्लू कलर का सलवार सूट पहना हुआ था। सादगी में भी परिधि बेहद हसीन लग रही थी। परिधि की कंडीशन अब पहले से काफी ठीक हो चुकी थी। परिधि को अपने रूम के डोर पर खड़ा देखकर वीर ने उससे पूछा, तुम यहाँ क्या कर रही हो? तुम्हें तो रेस्ट करना चाहिए ना। परिधि वीर की इन बातों को इग्नोर करते हुए उसके रूम में दाखिल हो चुकी थी। एक बार फिर से वीर ने परिधि से कहा, अगर तुम्हें कुछ चाहिए तो तुम्हें मुझे बोलना चाहिए था ना। इस तरह से खुद को स्ट्रेस देने की कोई जरूरत नहीं है। तुम्हारा सेहतमंद होना बहुत जरूरी है। परिधि ने वीर से सवाल किया, क्या ये सब आप सिर्फ इसीलिए कर रहे हैं क्योंकि आपको मेरी केस में जरूरत है, या फिर इसके अलावा भी आपको मुझसे कोई फर्क पड़ता है? परिधि की बातें सुनने के बाद वीर समझ चुका था कि वो क्या जानना चाहती है, लेकिन इससे पहले कि वीर परिधि को उसकी बात का जवाब दे पाता, परिधि तेज कदमों से वीर के नजदीक आई और उसने वीर के दोनों हाथों को थाम लिया, जिससे वो अभी अभी अपनी टाई को बांधने की कोशिश कर रहा था। परिधि ने वीर के हाथों को हटाते हुए अब खुद उसकी टाई को बांधना शुरू किया, जिस दौरान वीर और परिधि दोनों एक दूसरे की निगाहों में गुम थे। ये बात वीर भी अच्छे से जानता था कि परिधि का सही सलामत होना सिर्फ उस केस की वजह से इंपॉर्टेंट नहीं है। वीर परिधि को सही सलामत देखना चाहता था, वो भी अपनी नजरों के सामने अपने नजदीक। परिधि ने वीर की टाई को बांधने के बाद अपने दोनों हाथ वीर के गले में डाल दिए थे। परिधि इस समय वीर के बेहद नजदीक थी। उसने वीर की निगाहों में निगाहें डालते हुए उससे पूछा, आपने मुझे अभी तक मेरे सवाल का जवाब नहीं दिया। क्या सिर्फ इस केस की वजह से आप चाहते हैं कि मैं ठीक हो जाऊं? वीर तो परिधि की उन झील सी गहरी आंखों में देखकर ही अपनी जगह जम चुका था। अचानक से वीर अपने सपनों की दुनिया से बाहर आया जब परिधि के होठों की छुअन उसे अपने गाल पर महसूस हुई। ठीक इसी पल वीर ने अपने दोनों हाथ परिधि की कमर पर रखते हुए उसे अपने करीब कर लिया। वीर ने परिधि से कहा, मुझे नहीं पता कि मैं कैसे अपनी फीलिंग्स को एक्सप्रेस करूं, लेकिन तुम्हारा ठीक होना मेरे लिए सिर्फ इस केस की वजह से इंपॉर्टेंट नहीं है। मैं तुम्हें पसंद करता हूं परिधि। परिधि को वही सुनने को मिला था जो वो सुनना चाहती थी। वीर ने आखिरकार बोल ही दिया था कि वो परिधि को पसंद करता है। परिधि ने अपने सर को वीर के सीने पर टिका दिया।
वीर ने ठीक इसी पल सोच लिया था कि वो परिधि की मॉम के ठीक होते ही परिधि को शादी के लिए बोल देगा, जिसके लिए वीर खुद अपने भाई आर्यमन से भी बात करने वाला था। वो चाहता था कि उसका भाई आर्यमन परिधि की मॉम से उसकी शादी की बात करे, लेकिन फिलहाल जिस तरह का घर में माहौल चल रहा था उसे देखते हुए वीर खामोश था। वीर ने परिधि के चेहरे को अपने दोनों हाथों में भरते हुए उसके होठों के नजदीक अपने होठ लाते हुए कहा, सब कुछ ठीक हो जाए फिर मैं तुम्हारी मॉम से तुम्हारा हाथ मांगने वाला हूं। परिधि, क्या तुम आर्यवीर मल्होत्रा की दुल्हन बनोगी? वीर के मुंह से इस तरह की शादी का प्रपोजल सुनने के बाद परिधि हैरान हो चुकी थी। उसे इतनी जल्दी इस सब की जरा भी उम्मीद नहीं थी। इससे पहले परिधि रिएक्ट कर पाती, वीर के रूम का डोर नॉक हुआ, जिसकी वजह से दोनों पल भर में एक दूसरे से अलग हो गए। परिधि का जवाब सुनना वीर के लिए अभी भी बाकी था। इधर उस शख्स का कन्फेशन सुनने के बाद आर्यमन के तो जैसे होश ही उड़ चुके थे। उसे अपनी कानों सुनी बात पर विश्वास नहीं हो रहा था, इसलिए वो खुद इस सब की तह तक जाने वाला था। आर्यमन को वो कड़ी मिल चुकी थी आगे की कहानी सामने लाने वाली। जागृति ने जब आर्यमन को कहीं खोए हुए देखा तो उसने आर्यमन के कंधे पर हाथ रखते हुए उससे पूछा, आर्यमन, क्या कहा उस आदमी ने? क्या आपको उस शख्स का पता चल गया जिसने ये सब किया है? आप इतने ज्यादा शौक में क्यों हैं, बताइए ना मुझे। जवाब तो आपको पहले से ही पता था ना आर्या। जागृति के इतने सवाल का आर्यमन ने एक नजर भर देखकर सिर्फ इतना सा जवाब दिया, वक्त आने पर तुम्हें सच बता दूंगा मैं, फिलहाल मुझ पर भरोसा रखो। जागृति आर्यमन की बगल में बैठी और उसने अपने दोनों हाथ फैलाते हुए आर्यमन की कमर में डालने की कोशिश की, लेकिन अपने दोनों हाथ मिलाकर भी वो आर्यमन को खुद में समा नहीं पा रही थी। जागृति ने अपने सर को आर्यमन के कंधे पर टिकाते हुए उससे कहा, मुझे आपके ऊपर पूरा भरोसा है, आप हमेशा की तरह इस सिचुएशन को भी अच्छे से हैंडल करेंगे। जागृति की जगह अब आर्यमन ने अपनी दोनों बाहें फैलाते हुए आर्यमन को अपने अंदर समेट लिया, जिसके बाद आर्यमन ने जागृति के नाजुक से कंधे पर अपने सर को रखते हुए जवाब दिया, तुम्हारे इन शब्दों को सुनकर मैं बता भी नहीं सकता कि मुझे कितनी स्ट्रेंथ मिलती है। अब तुम देखो आर्यमन मल्होत्रा कैसे इस केस को क्लोज करता है। हमले के सच को जानने के बाद आर्यमन हुआ है हैरान। तो आखिर ऐसा क्या सच सामने आया है आर्यमन के जिसने उसे भी हैरान कर दिया? क्या होगा परिधि का जवाब आर्यवीर के इस सवाल पर? किस करवट बैठेगा निवान की कस्टडी का केस? जानेंगे कहानी के आगे के सफर में।